Hi guys, let us continue with the basic thing that we were discussing, that is anhydrous salt having one cation and an ion. एक तो बेसिक चीज एन फैक्टर से इक्विवेलेंट वेट आप निकाल सकते हो। दूसरा आयन के एन फैक्टर से भी कैटायन एनायन जो होगा उसमें उसके इक्विवेलेंट वेट के समेशन से भी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्ट या फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड या इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फाइड हैलाइड किसी का भी आप निकाल सकते हो जिसमें कैटायन एनायन हो इनफैक्ट। तो दोस्तों इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये दोनों आयन हैं, कैटायन एनायन आयन है। आयन का इनफैक्टर क्या होता है? चार्ज ऑन द आयन। आयन का इनफैक्टर क्या होता है? चार्ज ऑन द आयन। तो बस इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl कैटायन, कैटायन का क्या होगा? एटॉमिक मास 23 है सोडियम का, डिवाइड बाय चार्ज प्लस 1 तो उसका इनफैक्टर 1। एनायन का एटॉमिक मास 35.5 और कितना हो गया आपका? चार्ज -1 है तो इनफैक्टर क्या हो गया? चार्ज का मॉडुलस। ये वैल्यू कितनी आ गई? 58.5। यहां से 58.5 आई, यहां से 58.5 आई। तो एक कैटायन एक एनायन के केस में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्ट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। इस तरीके से आप बिंदास निकाल सकते हो। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं कैल्शियम क्लोराइड का। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 40 प्लस 71 111। 111 ग्राम पर मोल इसका ग्राम मोलर मास हो गया। बताओ इसका टोटल कैटायनिक चार्ज कैल्शियम पे +2 और 2 क्लोराइड पे -1 मल्टीप्लाई 2 यानी कि -2। तो +2 टोटल कैटायनिक चार्ज, टोटल एनायनिक चार्ज -2, तो इनफैक्टर क्या हो गया? 2 हो गया। टोटल कैटायनिक टोटल एनायनिक चार्ज का मॉडुलस किसी भी एक चीज का। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2 आप बोल सकते हो 111 डिवाइड बाई 2 मोलर मास डिवाइड बाई 2। अब मैं इसको इस तरीके से निकालता हूं मेथड 2 से। इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम आयन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड आयन। अब मैं कितने क्लोराइड आयन है? यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन है तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, प्लीज फाइंड इट। बस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। यहाँ पे आगे इक्विवेलेंट वेट को 2 1 3 जितने भी कैटायन एनायन होंगे उससे मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2 को मैं बड़े प्यार से लिख सकता हूं। बताओ कैटायन का क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास डिवाइड बाय चार्ज 2 तो इनफैक्टर 2। एनायन का क्या हो जाएगा भाई? 35.5 डिवाइड बाय एन फैक्टर, चार्ज है -1 तो एन फैक्टर 1 हो गया। अगर हम कैलकुलेट करें तो 40 प्लस 71/2 यानी कि 111/2, यानी कि कुल मिलाकर इक्विवेलेंट वेट दोनों तरीके से एक ही आ रहा है। हेंस यू कैन यूज दिस रिलेशन। ये बहुत काम आता है। दिस इज वेरी वेरी यूजफुल व्हाइल डूइंग द न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल करते टाइम बहुत काम आएगा बच्चों। कैटायन एनायन का फॉर एग्जांपल मैं बोलूं किसी सल्फाइड का Cu2S, तो इसमें Cu+1 है, S-2 है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर आयन Cu+1 है प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ S-2 इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu2S। डायरेक्टली दे दिया जाए तो हम इस तरह कैलकुलेट करें। बाकी रिडॉक्स रिएक्शन में है तो फिर इलेक्ट्रॉन से हम कैलकुलेट करते ही करते हैं, वो तो कोई दो राय है नहीं। पर डायरेक्टली सोल्ट दे दिया जाए तो हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में हो तो भी इस तरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और डायरेक्टली सोल्ट दे दिया जाए, बाकी आगे पीछे रिएक्शन मेंशन नहीं हो, तो आप इसी तरह कैलकुलेट करोगे फॉर अनहाइड्रस सोल्ट हैविंग और ऑक्साइड हैविंग वन कैटायन एंड वन एनायन, राइट। तो दोस्तों ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड्स की हमने बात की, एन फैक्टर की बात की। एन फैक्टर कैलकुलेशन के केसेस हमारे खत्म हो गए। ऑल्दो एग्जांपल्स वी विल कीप ऑन टेकिंग व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस। अब हम न्यूमेरिकल एप्लीकेशन कर लेते हैं कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करते हुए कैसे न्यूमेरिकल करेंगे। तो दोस्तों न्यूमेरिकल के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर रिएक्शन AA plus BB giving CC plus DD, बताओ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है? एक रिएक्शन के लिए
जितने इक्विवेलेंट ए के रिएक्ट होंगे उतने इक्विवेलेंट बी के रिएक्ट होंगे, उतने इक्विवेलेंट सी के प्रोड्यूस होंगे, उतने ही इक्विवेलेंट डी के प्रोड्यूस होंगे। तो इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डी। पर इसमें क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट रिएक्टेड ही होने चाहिए, ए और बी रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होने चाहिए। ये इक्विवेलेंट रिलेशनशिप है, और मोल मोल रिलेशनशिप आपने पढ़ा था, मोल ऑफ ए रिएक्टेड डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू मोल ऑफ बी रिएक्टेड डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू मोल ऑफ सी प्रोड्यूस डिवाइड बाय सी एंड मोल ऑफ डी। वो मोल कॉन्सेप्ट में यूज होता है मोल मोल रिलेशनशिप, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में तो ये यूज होगा। अब इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्टेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी रिएक्टेड, सी और डी के बारे में ना कुछ दे रखा है ना कुछ पूछा है, तो इसको हटाए दो पिक्चर से, क्या जरूरी है। यानी कि हर न्यूमेरिकल में स्टोइकियोमेट्री का जो क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल का मतलब जो भी स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन होगा केमिकल रिएक्शन पे, उसमें हम ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करने वाले हैं। हर क्वेश्चन में ये तो यूज होगा ही, इक्विवेलेंस ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ दिस, इक्विवेलेंस ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ दिस, सबके इक्विवेलेंट बराबर कर दो। ये तो राम नाम का लिखना ही लिखना है, ठीक है। ये तो राम नाम लेकर हर न्यूमेरिकल, अगर स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है तो लिखना ही पड़ेगा। ये तो सबसे बेसिक चीज है, इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही हैं। ओके, अब ये इक्विवेलेंट ऑफ ए तो लिख दिए, पर इक्विवेलेंट थोड़ी ना देते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन में, या थोड़ी ना पूछते हैं, ऐसा बहुत कम होगा जब इक्विवेलेंट देंगे या पूछेंगे। आपको वेट देंगे, आपको वॉल्यूम पूछेंगे आइडियल गैस का एसटीपी के ऊपर, आपको नॉर्मलिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देंगे, तो सॉल्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन डायरेक्टली देंगे। तो ये इक्विवेलेंट्स कैसे निकालें किसी के भी, ये इक्विवेलेंट्स जो है एबीसीडी के, ये इक्विवेलेंट्स निकालेंगे कैसे है, क्योंकि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन इक्विवेलेंट नहीं दे रखी होगी। एक और छोटी चीज, यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट करोगे तो सब जगह क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट करोगे तो सब जगह मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे। एक के इक्विवेलेंट तो सबके इक्विवेलेंट, और एक के मिली इक्विवेलेंट तो सभी के मिली इक्विवेलेंट। ये हम पढ़ चुके हैं, यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस था। ये हर न्यूमेरिकल में यूज करना है स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन में। अब इसके अलावा एक चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज, दिस इज वन इंफॉर्मेशन। सेकंड, मेथड्स टू कैलकुलेट मोल इक्विवेलेंट्स 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, ये सब ज्यादा यूज होगा। इक्विवेलेंट, किसी का भी इक्विवेलेंट निकालना हो तो इन चार में से कोई तरीका हम यूज करेंगे, एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। दूसरा, इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इससे इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकलेंगे। सॉल्यूशन के लिए जब टाइट्रेशन चैप्टर हम पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट चैप्टर, टाइट्रेशन में कुछ भी आपको ज्यादा नया नहीं मिलने वाला, छोटी मोटी चीज के अलावा, छोटी मोटी इंफॉर्मेशन के अलावा, बस एन फैक्टर का एप्लीकेशन है। एन फैक्टर जिसको आ गया उसको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और टाइट्रेशन सब कुछ आ गया, मान लीजिए। बस सबसे बड़ा गेम एन फैक्टर है। इसलिए मैंने बोला कि भाई जो एन फैक्टर वाले 3 वीडियो हैं, वो वीडियो कम से कम आप 2 बार जरूर देखें, चाहे 3 बार देख लें, उसी को रिपीट करें, अंडरस्टैंड इट, री अंडरस्टैंड इट, लर्न इट, रीलर्न इट, डू इट, रीडू इट। एन फैक्टर कैलकुलेशन के वीडियो आप कम से कम 2 बार देखें, वो आपको लगभग 4 घंटे, आपको दो बार देखोगे तो आपको आगे 2 साल बहुत फायदा होगा। You will be at much better position while using equivalent concept in questions of stoichiometry for the next in 2 years. Third is, वेट दे रखा हो तो W डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट निकालने का तीसरा तरीका ये है। तो ये खूब यूज होगा, ये भी खूब यूज होगा, ये भी खूब यूज होगा, पर पहला सब ज्यादा, दूसरा सब ज्यादा, टाइट्रेशन में सब ज्यादा इसी का जलवा चलेगा, तो सब ज्यादा तो ये यूज होगा इनफैक्ट। और चौथा, ध्यान रखो या मत ध्यान रखो, वॉल्यूम
आइडियल गैस के लिए है, ये किसके लिए है? फॉर सॉल्यूशन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। वैसे ये मोल है, तो ये मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, मोल हो गए वॉल्यूम आइडियल गैस के मल्टीप्लाइड एन फैक्टर, ये फॉर्मूला यही फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूला कोई नया नहीं है। डिवाइड बाय ये क्या होता है? स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम डिवाइड बाय एन फैक्टर, उसी एन फैक्टर को मैं ऊपर ले आया और यहां लिख दिया मैंने, है ना। ये फॉर आइडियल गैस है, आइडियल गैस और वेपर जो भी हम आइडियल मानते हैं। बस ये 4 फॉर्मूलाज होंगे जिससे हम इसके इक्विवेलेंट लिखने हो या इसके हो किसी के भी इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दैट करना होगा, जिसकी भी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, पूछी होगी। फॉर एग्जांपल ए का नॉर्मलिटी वॉल्यूम दे रखी है, बी का डी का नॉर्मलिटी या वॉल्यूम में से कोई दे रखा, दूसरा पूछा है, तो क्या करेंगे? इक्विवेलेंट्स ऑफ ए रिएक्टेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डी प्रोड्यूस। इन दोनों को तो मैं पिक्चर से हटा दूंगा जब इनकी जरूरत ही नहीं। अब इसके इक्विवेलेंट भी 4 तरीके से लिख सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट भी 4 तरीके से लिख सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट भी 4 तरीके से लिख सकते हैं, और इसके भी इक्विवेलेंट 4 तरीके से लिख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए मेन जो गेम है वो ये है। अब इस मोलरिटी को कैसे लिखेंगे हम लोग? नॉर्मलिटी को मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, है ना। इक्विवेलेंट वेट को कैसे लिखेंगे हम लोग? मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। ये सब तो यहाँ पर भी एन फैक्टर की जरूरत है, यहाँ पर भी एन फैक्टर की जरूरत है, यहाँ पर भी एन फैक्टर की जरूरत है, यहाँ पर भी। किसी भी तरीके से आप इक्विवेलेंट निकाल लो, एन फैक्टर के बगैर गुजारा नहीं चलने वाला, एक्सेप्ट डायरेक्टली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के पैरामीटर दे रखे हो, डायरेक्टली इक्विवेलेंट दे रखे हो या नॉर्मलिटी दे रखी हो, तो फिर तो एन फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, एन मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट आ जाएगा। डायरेक्टली इक्विवेलेंट वेट दे रखा हो या पूछा हो, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। मोर देन 90 to 95% न्यूमेरिकल में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के पैरामीटर डायरेक्टली नॉर्मलिटी, इक्विवेलेंट वेट, ये सब इक्विवेलेंट्स ये सब नहीं दिए हुए होते। तो 90% टाइम एटलीस्ट आपको एन फैक्टर का यूज करना ही करना होगा। तो सब जगह तो बस एक तो ये यूज करना है हर न्यूमेरिकल में, इक्विवेलेंट ऑफ एनी रिएक्टेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर रिएक्टेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट। बस ये यूज करना है। जैसे रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है इन इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, तो इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिडक्टेंट। आपको 99% न्यूमेरिकल में ऐसा ही करना पड़ेगा। रिडॉक्स रिएक्शन के जो न्यूमेरिकल है तो स्टोइकियोमेट्री के, क्वांटिटेटिव कोरिलेशनशिप के, तो आपको बस इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा बहुत बार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एसिड और बेस है तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस, एसिड बेस टाइट्रेशन बहुत यूज करना पड़ेगा। जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये क्वेश्चन और टाइट्रेशन के क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम मेथड से करेंगे हम लोग। तो टाइट्रेशन, ये मान लो टाइट्रेशन के न्यूमेरिकल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। टाइट्रेशन चैप्टर को एक अलग से करके देखने की जरूरत नहीं एज फार एज न्यूमेरिकल्स आर कंसर्न्ड। और जब आईआईटी सब्जेक्टिव होता था तो ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और टाइट्रेशन का पसंदीदा टॉपिक होता था। रीजन बीइंग क्योंकि उनको पता है बच्चे जरूर अटकेंगे इसमें, तो उनको वही टॉपिक पूछने हैं। केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम पूछेंगे, है ना, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट टाइट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट करवाएंगे, राइट, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी डालेंगे क्वेश्चन में, सीक्वेंशियल रिएक्शन इन्वॉल्व करेंगे, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएंगे क्वेश्चन में, सो दैट बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आईआईटी एम्स नीट, आईआईटी एम्स के जो एग्जामिनेशन है ये सब सिलेक्शन एग्जामिनेशन नहीं है, ये सब रिजेक्शन एग्जामिनेशन है। दे रिजेक्ट मोर एंड सेलेक्ट वेरी लेस। अगर पूरे हिंदुस्तान की हम बात करें 10,000 सीट है सारी आईआईटी, अब तो आईआईटी बहुत सारी हो गई, छप्पर फाड़ के आईआईटीज हैं, जो कि मेरे अनुसार सही नहीं हुआ। कम आईआईटीज रहती और उन्हीं में सीट बढ़ाते तो एक गरिमा अलग रहती, अलग रेपुटेशन होती। ये सब नो, डॉक्टर्स की सीट भी एमबीबीएस की इतने सारे कॉलेजेस खोलने की जरूरत नहीं थी। वही कॉलेज 5 एम्स 7 एम्स खोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, ब्रांड वैल्यू डाइल्यूट हो जाएगी।
उसी में सीट्स बढ़ा देते, रेपुटेशन बनी रहती, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एम्स का नाम बहुत बड़ा होता। जिस तरह आईआईटी का नाम बहुत बहुत बड़ा है, इस तरह एम्स का नाम भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा हो जाता। व्हाट आई मीन टू से, क्यों? क्योंकि ब्रांड डाइल्यूशन होती है। जितने ब्रांचेज आप स्टार्ट करोगे, उनको ग्रूम करने में, उनका रिकॉग्निशन बनने में, उनकी रेपुटेशन बनने में बहुत सारे लग जाते हैं। 10-15 साल एक इंस्टीट्यूट को लग जाते हैं कम से कम। जब तक उसके एलुमनाई नहीं जाएंगे इंडस्ट्री में, तो वो आईआईटी एस्टेब्लिश नहीं होगी। एज सिंपल एज दैट। उसके एलुमनाई बड़े बड़े ओहदे पे रहेंगे, अपनी अपनी खुद की कंपनियां चलाएंगे, बड़े लेवल पे पहुंचेंगे, नामी ग्रामी ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे, तब जाके उस आईआईटी एस्टेब्लिश होगी, उसकी रेपुटेशन बनेगी, हाँ ये इंस्टीट्यूट है। उससे पहले नहीं बनेगी। and it takes many years। तो दोस्तों, खैर ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी रही, ये किसी विद्वान लोगों से नहीं पूछा गया। मुझे लगता है ये गवर्नमेंट का गलत स्टेप था। नंबर ऑफ सीट्स कम होगी, अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ सीट्स ही कम रखते तो भी रेपुटेशन ज्यादा रहती। नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने से भी रेपुटेशन कम हो जाती है। फिर आप बोलोगे सर ये तो हमारे लिए नुकसान की बात होगी, सीट्स बड़ी होगी तो हम तो जा सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स चाहे बढ़ाते हैं, हिंदुस्तान में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। अब इतने स्टूडेंट में 10,000 स्टूडेंट और 500 एम्स के लिए बच्चे, आईआईटी के लिए 10,000 बच्चे, इतने बच्चे सेलेक्ट करना तो अपने आप बहुत ढंग के बच्चे मिल जाएंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी। पर उनको वही प्रोफेसर मिले, वही इंस्टीट्यूट का एनवायरनमेंट मिले, वो फ्रेंड सर्किल मिले और वही गरिमा मिले, उनको प्राउड फीलिंग हो कि हम यहां से पढ़े हुए हैं। जो कॉन्फिडेंस रहता है टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ, वो मिसिंग होगा नए इंस्टीट्यूट और इतनी सारी ब्रांचेस स्टार्ट करने में। एंड दैट इज अ बिग डील, दैट इज अ बिग डील। क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में आगे आपके, अभी तक आपने 10th कहां से की, आप डीपीएस से पढ़े हुए हो या फिर एसडीएफसी स्कूल से पढ़े हुए हो, आरपीएस से पढ़े हुए हो या फिर किसी और दूसरे स्कूल से पढ़े हुए हो, या आपके सीवी में जिंदगी में आगे कोई नहीं देखता किस स्कूल से पढ़े हुए हो, या फिर रामकृष्ण मिशन से पढ़े हुए हो, बड़ा फेमस सा स्कूल है, या दून पब्लिक स्कूल एक टाइम पे बड़ा फेमस होता था, या टैगोर पब्लिक स्कूल जहां से इंदिरा गांधी पढ़ी थी वो बड़ा फेमस होता था एक टाइम पे। डज नॉट मेक डिफरेंस। या फिर मायो स्कूल राजस्थान से पढ़े हुए हो जहाँ पे सिर्फ रिच क्राउड ही होती है ना, 10 से 15 लाख फीस ऑन एन एवरेज पर एनम रहती है वहां पर एक बच्चे की। तो इट डज नॉट मेक डिफरेंस इन लाइफ। व्हाट क्वालिटीज यू इनग्रेन दैट मैटर्स मोर। स्कूल का नाम कभी नहीं चलेगा आपकी जिंदगी में, नेवर, नोबडी इज गोइंग टू आस्क। बट कहां से आप एमबीबीएस कर रहे हो, कहां से आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, वो पूरी जिंदगी भर आपके साथ चिपका रहेगा। आप कहीं पे भी जाओगे, 4 लोगों के बीच में बैठे होगे, वे क्या हो, इंजीनियर, अच्छा कहां से, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आना ही आना है। क्योंकि उस फील्ड में ये बहुत क्लियर कट है ब्रांड वैल्यू। Becoming engineer is not a big deal, but becoming engineering from prestigious engineering college is really a big deal। आपकी सारी रेपुटेशन उसके ऊपर टिकी हुई होगी, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एक बड़े इंस्टीट्यूट से आप पास आउट हो तो पीपल विल अंडरस्टूड ऑटोमेटिकली। सो मेरे दोस्तों, विद दीज वर्ड्स लेट अस स्टॉप दिस डिस्कशन हियर। और ऑब्जेक्टिव, हम इतना पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं। इनका ये भी ऑब्जेक्टिव है कि जिंदगी में हमें एक आई मिल जाए, फिर देखना जिंदगी बड़ी रंगीन होगी। यस, ओके बच्चों, लेट अस कंटिन्यू फर्दर। इक्विवेलेंट किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के आपको बराबर करने ही करने हैं। परमवीर सर का नाम लेकर इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट, किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट आपस में बराबर कर दो, जो रिएक्टेड और जो प्रोड्यूस है वो, ठीक है। और इक्विवेलेंट किसी के भी कैसे लिखोगे, 4 तरीके से लिखोगे, बार बस यही कहानी यूज करनी है न्यूमेरिकल में, हर न्यूमेरिकल में यही कहानी। बस आपका ट्रैप रहेगा जी एन फैक्टर, जी एन फैक्टर, जी एन फैक्टर, जी एन फैक्टर, बस गेम यहीं पे जाके अटक रहा है। Let us
start doing the numerical applications. Okay, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग. How many moles of ferrous sulfate react quantitatively or completely with 5 moles of acidified KMnO4. कितने मोल FeSO4 रिएक्ट करेंगे विद 5 मोल्स ऑफ एसिडिफाइड KMnO4? सबसे पहले तो रिएक्शन पता होनी चाहिए. रिएक्शन पता होगी तो एन फैक्टर आपके दिमाग में आएगा. बिना रिएक्शन के तो एन फैक्टर भी नहीं आएगा. बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत नहीं है, बट रिएक्टेंट प्रोडक्ट कौन है उस इक्वेशन में इतना तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और पीओसी के लिए पता होना जरूरी है. बस कोफिशिएंट का जरूरत नहीं है इधर और पीओसी में भी. तो मुझे पता है जैसे ही मेरा KMnO4 आ गया, KMnO4 K2Cr2O7 आते ही तो आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है. ये KMnO4 K2Cr2O7 डाइक्रोमेट और परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कोई ना कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी. बस इतना तो क्लिक होना चाहिए. FeSO4, अब हमारे दिमाग में सारी चक्की चलेगी. KMnO4 MnO4 -1 का फैक्टर 5 होता है एसिडिक मीडियम में. एसिडिफाइड बोला तुरंत समझ आओगे एन फैक्टर 5 यानी कि Mn+2 में जा रहा होगा. ये तो हिसाब किताब हो गया क्योंकि याद है आप लोगों को, याद होना चाहिए. MML करने के लिए बोला था. MML मतलब मग्गा मार लो, रटना है, याद करना है. वो क्या परमैंगनेट Mn+2 में जाता है एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5 के साथ. स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम MnO4 -2 मैग्नेट में जाता है एन फैक्टर 1 के साथ. वीकली अल्कलाइन या फिर न्यूट्रल मीडियम में Mn+4 में जाता है विद एन फैक्टर 3 ऑफ परमैंगनेट. याद होना चाहिए. और डाइक्रोमेट सिर्फ एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है. इसका एन फैक्टर Cr+3 में जाता है और एन फैक्टर ऑफ डाइक्रोमेट इज 6. ये तो सबसे पहली चीज है. फिर हमने देखा था कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ फेरस आयन है, वो किस में जाएगा? फेरिक में. सल्फेट तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, पहले सल्फर +6 में, तो फेरस आयन फेरिक में जाएगा. यस और नो? तो ये किस में चला गया? फेरिक में ऑक्सीडाइज होकर, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रेड्यूस होकर Mn+2 में चला जाएगा. अगर आपने इतना सोच लिया ना, आपका काम हो गया. बिना एन फैक्टर के तो कुछ होने वाला नहीं है. तो रिएक्शन किस किस के बीच में है? KMnO4 प्लस FeSO4 एसिडिफाइड मीडियम में है. जनरली एसिडिक बनाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं एसिडिक मीडियम बनाने के लिए, KMnO4 के साथ भी और K2Cr2O7 के साथ भी. हालांकि इस क्वेश्चन के लिए वो जरूरी नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया. ये किस में जा रहा है ये आपको पता है, Mn+2 में जा रहा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट में चला जाएगा. और वो Fe+3 में जा रहा है. अब इतनी राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं है आपको कि सारे प्रोडक्ट सोचे जाओ, लिखे जाओ. इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और पीओसी के लिए इतनी राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं है. बस इसको आयनिक फॉर्म में लिखो. काम का क्या है? परमैंगनेट है. यहाँ पे काम का क्या है? रिएक्शन में Fe+2 एसिडिक मीडियम में क्या है? ये किस में जाएगा? आयनिक फॉर्म में लिखो इसे रिएक्शन को, Mn+2. और ये किस में जाएगा? Fe+3. ये Fe+3 ही है, यहाँ पे Mn+2 ही है, Fe+2 है, Mn+7 है. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद को रेड्यूस कर रहा है +2 में, मैग्नीज +7 से +2. और ये रेड्यूसिंग एजेंट है,
इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, 5 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, इसकी इंफॉर्मेशन पूछिए, बताओ कितने मोल रिएक्ट करेंगे फॉर कंप्लीट रिएक्शन। तो एन फैक्टर +2 से +3, एन फैक्टर क्या हो गया 1, पहले भी देख चुके हैं। FeSO4 जब रेड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में रहता है और मोर सोल्ट भी एन फैक्टर कितना होता है 1 होता है। KMnO4 का एसिडिक मीडियम है, एन फैक्टर 5, यहां से देख लो +7 से +2, 5 इलेक्ट्रॉन, तो एन फैक्टर 5। अब इतना ही लिखना काफी है या इतना ही सोचना काफी है? इतनी लंबी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट करने के लिए। हम बैलेंस नहीं करने जा रहे हैं, बैलेंस करेंगे तो आपको फिर और भी लिखना पड़ेगा, H2O वगैरह, कोई जरूरी नहीं है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और POSC से तो इतने से काम हो जाता है, बस एन फैक्टर निकालना जरूर आपको चाहिए। इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है 5 मोल और इसके मोल पूछे हैं, इनके बारे में कुछ पूछा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट, दोनों रिएक्टेंट है तो रिएक्टेड, बाकी के क्यों इक्विवेलेंट बराबर करें भाई, जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में। तो बस हर न्यूमेरिकल की वही कहानी, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 रिएक्टेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 रिएक्टेड। एन फैक्टर जरूर लिख लें, जैसे ही इक्विवेलेंट लिखे एन फैक्टर ऊपर लिखने की आदत डाल लें। मैं रिपीट कर रहा हूं, 3 बार रिपीट करूंगा इस चीज को कि इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट। मैंने बोला था रिडॉक्स रिएक्शन में ज्यादातर क्या करना पड़ेगा आपको, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट, यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का हिस्सा यूज करना पड़ेगा आपको बस। दिस विल वर्क ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स। जब भी आप किसी भी रिडॉक्स नॉन रिडॉक्स कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही हो स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन में है, आप इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दैट करोगे तो मेरे बच्चों एन फैक्टर जरूर लिखें ऊपर। मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, जब भी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाओगे तो ऊपर एन फैक्टर जरूर लिखें, क्योंकि 95% न्यूमेरिकल में एन फैक्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एन फैक्टर ये हो गया, तो एन फैक्टर लिखने की आदत डाल लें। अगर डायरेक्टली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की नॉर्मलिटी वगैरह दे रखी है, डायरेक्टली इक्विवेलेंट वेट दे रखा है, तो फिर बात अलग है, फिर एन फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दैट हम लगाएंगे। ये भी क्या है, क्या तो मन ही मन में सोचो या लिखने की आदत डालो। रिएक्टेंट है तो रिएक्टेड जरूर लिखो और प्रोडक्ट है तो प्रोड्यूस जरूर लिखो। यहीं पे गलतियां होती हैं छोटी छोटी। एक तो एन फैक्टर लिखो और रिएक्टेड के लिए रिएक्टेंट के लिए रिएक्टेड, प्रोडक्ट के लिए प्रोड्यूस जरूर लिखो। ये दो चीजें अपनी आदत में डाल लो, मेक इट हैबिट इफ यू वांट टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां इनसे कम हो जाएंगी आपकी। एन फैक्टर 5, एन फैक्टर 1। अब बताओ इक्विवेलेंट लिखने के मेरे पास 4 फॉर्मूलाज हैं। मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड वॉल्यूम इन लीटर, आइडियल गैस वाला वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस का, एंड W/E अगर वेट। यहाँ पे क्या मोल पूछे हैं FeSO4 के, तो इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 में क्या यूज करेंगे, मोल मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर। मोल पूछे हैं, इसके मोल दे रखे हैं KMnO4 के, तो इसके लिए भी क्या यूज करेंगे, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर। जैसी इंफॉर्मेशन वैसे 4 में से दोनों के लिए की फॉर्मूला यूज होगा, अलग अलग भी यूज हो सकता है। इसमें मोल ऑफ KMnO4 5, यस और नो, मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है, इसको इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 क्या हो गया, मोल ऑफ KMnO4 रिएक्टेड मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर ऑफ KMnO4, वो कितना हो गया 5। समझ गए। और ये मोल ऑफ FeSO4 ये तो पूछे हैं कितने रिएक्ट हो गए, मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर 1। ये कितना दे दिया 5 दे दिया, मोल ऑफ KMnO4 5 रिएक्ट हुए, तो ये मोल ऑफ FeSO4 रिएक्टेड इज 25, and that is your answer. 25 is your answer. Yes or no? अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। How many moles of Mohr salt react completely with 5 moles of acidified KMnO4? ठीक है, तो इस बार मोहर सोल्ट है, तो मोहर सोल्ट क्या रहेगा, मोहर सोल्ट इज FeSO4
NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, ये रिएक्ट करेगा, यही हो जाएगा आपका प्रोडक्ट साइड अमोनियम सल्फेट, है ना, MnSO4 Fe2SO4 थ्राइस, अमोनियम सल्फेट, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नेट रिएक्शन क्या होगी, दिस 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 एंड दिस, बाकी कहानी छोड़ दो आप, यही मोर सोल्ट। मोर सोल्ट में सिर्फ ये जो Fe+2 है वही Fe+3 में जाता है, बाकी ये कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते हैं। तो इसका इनफैक्टर क्या रहता है, इसका इनफैक्टर पहले बता चुका हूं मैं, मोर सोल्ट का KMnO4 K2Cr27, इस तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या इनफैक्टर रहता है, 1 रहता है, बहुत बार आएगा। आप लैब में भी ये टाइट्रेशन करोगे KMnO4 और इसकी मोर सोल्ट की, ठीक है ना, लैब में भी ये टाइट्रेशन करोगे। तो ये हो गया, ये मोर सोल्ट हो गया, ये क्या हो गया, फेरस अमोनियम सोल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्ट, ये मोहर सोल्ट हो गया, दिस इज मोहर सोल्ट। तो इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मोहर सोल्ट, तो ये हो जाएगा मोल ऑफ KMnO4 दिस मोल ऑफ मोहर सोल्ट, या फेरस अमोनियम सल्फेट बोल देता हूं, मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो मोल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट यानी कि मोहर सोल्ट इज 25, ये आंसर आ जाएगा आपका, राइट। How many moles of oxalic acid required per mole of potassium dichromate acidic medium में for complete titration यानी कि for complete reaction, quantitatively पूरा रिएक्ट कर गए, complete reaction हो गई, ना ये बचा ना वो बचा। ये आते हैं हम बोलेंगे कि रिडॉक्स टाइट्रेशन का, रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और ऑक्सैलिक एसिड और ऑक्सलेट कहां पर चले जाते हैं, CO2 में, ये आपको ध्यान है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है तो क्रोमियम+3 में चला जाता है, आप लोग जानते हैं। तो बस काम की रिएक्शन लिखता हूं मैं, Cr2O7-2, यहां पे ऑक्सैलिक एसिड है, एसिडिक मीडियम, यहां पर भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं एसिडिफाइड बनाने के लिए K2Cr2O7 को। ये किस में जाता है मुझे पता है, Cr+3 में, और ऑक्सैलिक एसिड किधर जाता है, CO2 में। बस इतना ही काफी है लिखना, पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लोगे, या इसको भी आप बैलेंस करो, अभी बैलेंस कर सकते हो इसको, बहुत ही आसान है, ऑक्सीडेशन मेथड से बैलेंस कर लो, 1 मिनट में हो जाएगी। तो फिर तो मोल कॉन्सेप्ट से ही कर लो, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करने की क्या जरूरत है, हम तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं। सेम सारे के सारे क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, पर पूरी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी आपको रिएक्शन की, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नीडेड। तो ये है। अब इसका इनफैक्टर कहां गया, +6 से +3, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सैलिक एसिड रेड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 इन कंटिन्यूएशन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड और ऑक्सलेट में कार्बन +3 में होता है और +4 में चला जाता है ऑक्सीडाइज होकर, रट गया होगा ये तो अभी। बताओ इसका तो इनफैक्टर, डाइक्रोमेट का इनफैक्टर 6, अरे +6 से +3 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 क्रोमियम, इसलिए इनफैक्टर 6 वैसे रट गया होगा। डाइक्रोमेट का इनफैक्टर 6 इन एसिडिक मीडियम में, इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सैलिक एसिड +3 से +4 1 इलेक्ट्रॉन, 2 कार्बन है, इसलिए इनफैक्टर 2 हो गया। अब
इसका मोल पूछा है, इसका मोल दे रखा है, इसका मोल दे रखा है पर मोल मतलब 1 मोल ले ले, तो इसके कितने मोल होंगे, पर मोल का मतलब समझ गए, मतलब 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट ले ले तो इसका मोल दे रखा है 1, इसके मोल पूछे हैं कितने रिएक्ट होंगे, तो बस इन्हीं दोनों, इनकी तो जरूरत नहीं है। तो इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 is equal to equivalent of oxalic acid, n फैक्टर जरूर लिखते रहे ऊपर, ठीक है। अब रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट, मैंने पहले ही बोला कि टाइट्रेशन के रेडॉक्स रिएक्शन जिन टाइट्रेशंस में होती है, रेडॉक्स टाइट्रेशन में जो रिएक्शन होती है वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, और रिडॉक्स रिएक्शन और रिडॉक्स टाइट्रेशन के न्यूमेरिकल में है 95 टू ऑलमोस्ट 99 टू 100% क्वेश्चन में एटलीस्ट 95% केमिकल रिएक्शंस में आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि बहुत सारे रेडॉक्स रिएक्शन के, रेडॉक्स टाइट्रेशन के जो क्वेश्चन होंगे उनमें प्रोडक्ट का ज्यादा लेना देना होगा नहीं, हो सकता है पर मैंने बोला कि बहुत कम रहेगा, बस ज्यादातर तो आपको यही करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट अगर रेडॉक्स रिएक्शन का न्यूमेरिकल कर रहे हो तो, या किसी रिएक्शन में, किसी न्यूमेरिकल में रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व है तो। बस ये हो गया, इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस। अब इन दोनों की इक्विवेलेंट क्यों, क्योंकि इसका पूछा है मोल और इसका मोल दे रखा है, इसका मोल 1 मोल दे रखा है पर मोल ऑफ डाइक्रोमेट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, इसका कितना हो जाएगा, मोल पूछा है ऑक्सैलिक एसिड का कितना रिएक्ट होगा, एन फैक्टर तो आपको पता है, तो बताओ कितने ऑक्सैलिक एसिड के मोल रिएक्ट होंगे, 3। कितने ऑक्सैलिक एसिड के मोल रिक्वायर्ड है, 3, योर आंसर इज 3। अब मैं इसमें थोड़ा सा अल्टरेशन कर देता हूं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाउ मेनी मोल्स ऑफ, ये एडिशन कंपाउंड है, ऑक्सैलिक एसिड भी प्रेजेंट है, सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सलेट भी प्रेजेंट है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी प्रेजेंट है। अब जैसे ही सॉल्यूशन फॉर्म में लेंगे तो ये तो सॉल्वेंट का हिस्सा बन जाएगा, छोड़ दो, इसका कार्बन ऑक्सीडाइज होगा, इसका कार्बन ऑक्सीडाइज होगा, यस और नो। ऑक्सैलिक एसिड और ऑक्सलेट क्या होंगे, रिएक्ट करेंगे, तो ये क्या हो गया, NaHC2O4 प्लस NH2C2O4। अब इसका इनफैक्टर क्या होगा, हमें पता है कि ऑक्सैलिक एसिड, यहां पे ये HIN और इस HIN का कोई लेना देना नहीं है, ये जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब ये एसिड के रूप में काम करेगा, तब ये HIN इनफैक्टर में काम आएंगे। यहां तो कार्बन CO2 में +3 से +4 में ऑक्सीडाइज होकर चला जाता है, तो यहां पे कार्बन दोनों जगह क्या है, +3 में है, तो कार्बन +3 से +4 में जा रहा है आपका 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 कार्बन और 2 कार्बन 4 कार्बन है, तो इसका इनफैक्टर इधर क्या रहेगा, 4 रहेगा। बस equivalent weight of this and equivalent weight of NaHC2O4 H2C2O4 dot 2H2O, इस बार n फैक्टर 6 हो गया, इसका पर मोल ही बोला है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल, 4 फॉर्मूला है इक्विवेलेंट के, तो मोल दे रखा है, पर मोल मतलब 1 मोल, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे, इसका भी क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर, क्योंकि मोल ही पूछा है, मोल ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, इस बार 6 हो गया, इस साइड इसके लिखना है, इस साइड इसका लिखना है, तो कितना हो गया, n फैक्टर 4 हो गया, सॉरी इस बार n फैक्टर 4 है, तो ये कितना हो गया 6/4, यानी कि 3/2 आपका आंसर हो गया, मोल ऑफ ऑक्सलेट।
अब मैं इसी को ही इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं मैं 3 4 ये 5 हो गया. लेट मी मेक सर्टेन चेंजेस इन इट. हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस रिक्वायर्ड per mole of BOH twice for complete acid base titration. इस बार ये बेस है OHN, ये HIN देगा, इस बार ये एसिड है, ये बेस है और ये एसिड है. अब अपनी तरफ से कंप्लीट बोल रखा है तो सारे के सारे HIN इसके चले जाएंगे, सारे के सारे उसके OHN चले जाएंगे. अब मुझे रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है. क्या बन जाएगा प्रोडक्ट में, क्या हो जाएगा, यहां से ऑक्सीलेट है वहां से बेरियम, तो बेरियम ऑक्सीलेट BaC2O4 प्रोडक्ट बन जाएगा आपका सोल्ट, आप लोग जानते हैं. पर इसका एस इस बार इलेक्ट्रॉन वाला इन फैक्टर नहीं चलेगा. एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस टाइट्रेशन का क्वेश्चन है. तो बताओ इसका इन फैक्टर क्या रहेगा, कितने OH दे सकता है बेस, वो इस बार रेडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं इन दोनों में. वो बेस है, ये एसिड है, तो बेस कितने OH दे रहा है, वो उसका फैक्टर. एसिड का फैक्टर क्या होता है, कितने HI, एक HI इधर है और 2 HI इधर है, 3 HI है, तो इसका फैक्टर 3 रहेगा. तो इस बार क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट ऑफ बेस रिएक्टेड, इसका फैक्टर 2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिएक्टेड, और इसका फैक्टर 3 है. तो उसका 1 मोल है BOH ट्वाइस का, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, ये n मल्टीप्लाइड बाई 3. n तो पूछा ही है इसके कितने मोल हैं, कितना आ जाएगा आपका आंसर 2/3 आ जाएगा. तो आपको रिएक्शन पहचाननी होगी. व्हाट आई मीन टू से, आपको रिएक्शन आइडेंटिफाई करनी होगी कि कौन सी रिएक्शन है. यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिएक्शन, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं बच्चों. अब एक फॉर्मूला तो खूब यूज कर लिया इक्विवेलेंट का, मोल मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर, दूसरे भी यूज कर लेते हैं. व्हाट वॉल्यूम ऑफ (0.1 molar NaOH is required for titrating what volume of 0.1 molar NaOH is required for titrating 50 ml of 0.01 molar sulfuric acid. ये बेस है, ये एसिड है. अब टाइट्रेशन में हम अपनी तरफ से सारे के सारे एचाइन, 2 के 2 एचाइन इसके रिएक्शन में जाएंगे और सल्फेट बनेगा. रिएक्शन तो आप लिख ही सकते हो, पर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से कर रहे हो तो क्यों लिखोगे रिएक्शन. H2SO4 plus 2NaOH गिविंग Na2SO4 plus 2H2, क्योंकि रिएक्शन बहुत आसान है तो आप लिख सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम. अब तो मोल कॉन्सेप्ट से ही कर लो, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन एमएल से इसके मिलीमोल आ जाएंगे. इसके मिलीमोल 1 है तो इसके डबल चाहिए, तो इसके मिलीमोल आ जाएंगे. फिर मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम से उसका वॉल्यूम आ जाएगा मिलीमोल आने के बाद स्टोइकियोमेट्री से. तो मोल कॉन्सेप्ट से आप कर ही सकते हो, पर हमें मोल कॉन्सेप्ट से नहीं करना है क्वेश्चन. हम तो ये इक्वेशन जानते नहीं है, हमें तो वैसे ही पता है क्या बन रहा है. इसके 2 HI जाकर 2 Na पॉजिटिव चार्ज 2 डिस्प्लेस हो गया, इसका इनफैक्टर 2 HI देगा तो इनफैक्टर 2 एसिड का. एक OHI है, एक ही दे सकता है तो इसका इनफैक्टर 1. NaOH का तो एज ए बेस इनफैक्टर 1 रहेगा, एक ही OHI है और क्या हो सकता है बेचारे का. अब इसका मोलरिटी और वॉल्यूम दे रखा है, इसका मोलरिटी दे रखा है, वॉल्यूम पूछा है, इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसकी पूछी है कुछ, तो
उन्हीं दोनों के ही इक्विवेलेंट। एसिड बेस टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस रिएक्शन होगी। रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में रिडॉक्स रिएक्शन होगी, एसिड बेस टाइट्रेशन में एसिड बेस रिएक्शन होगी, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। तो जिस तरह के रिएक्शन उसी तरह हम टाइट्रेशन का नाम भी दे देते हैं। टाइट्रेशन कुछ भी नहीं होती, एक केमिकल रिएक्शन ही होती है, अगर हम बिल्कुल सीधी सरल भाषा में सोचें तो दोस्तों बाकी टाइट्रेशन के बारे में हम लोग समझेंगे, पर टाइट्रेशन में कुछ भी नहीं होती, केमिकल रिएक्शन ही होती है, बस एज सिंपल एज दैट। तो आपको न्यूमेरिकल करते टाइम दिमाग में नहीं लगाना, बेस एन फैक्टर आता है तो टाइट्रेशन हो गया मान लीजिए, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से और मोल कॉन्सेप्ट से तो कर ही सकते हो, प्रोवाइडेड बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको ज्ञात है, पता है या याद है कैसे भी। 0.1 मोलर NaOH रिक्वायर्ड फॉर इट। तो एसिड और बेस का इनफैक्टर आपने निकाल लिया, 2 H देगा इनफैक्टर 2, 1 OH देगा बेस का इनफैक्टर 1। बहुत ही आसान होता है एसिड बेस का इनफैक्टर, एकदम टुल्लू होता है। अब मैं क्या करूंगा, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। भाई दोनों ही रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या लिखूंगा मैं, रिएक्टेड या टेकन, रिएक्टेड लिखना जरूरी है, ये हैबिट बना लो, और ऊपर एन फैक्टर लिखने की हैबिट बना लो, आपसे मिस्टेक कम से कम होंगी। तो 2 H दे रहा है तो एसिड का एन फैक्टर इतना है और बेस का एन फैक्टर। अब वॉल्यूम ml में ये है, इसका वॉल्यूम ml में निकाल लेंगे। तो इक्विवेलेंट की बजाय आप मिली इक्विवेलेंट इक्वेट कर लो, क्या होता है, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर से मोल्स आते हैं सॉल्यूट के, और मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर से मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट आते हैं। इसी तरह नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर से इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट आते हैं, और नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर से मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट आते हैं। टाइट्रेशन में ज्यादातर आपको मिली इक्विवेलेंट्स में बात करनी पड़ेगी, मिलीमोल्स में। क्यों, जब हम टाइट्रेशन करते हैं, थोड़ा बहुत आपको पता होगा, ब्यूरेट में लेते हैं एक सॉल्यूशन ब्यूरेट में लेते हैं, एक फ्लास्क में लेते हैं, कॉनिकल शेप की या सिलेंड्रिकल शेप की फ्लास्क होती है, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉल्यूशन आता है, तो थोड़े थोड़े इक्विवेलेंट मिलीग्राम थोड़े थोड़े आते हैं ड्रॉप में, धीरे धीरे रिएक्शन होती है, बिल्कुल एकदम हलाल करके रिएक्शन करवाते हैं। हलाल का मतलब मैं समझाना चाहता हूं इधर, अगर आप टाइट्रेशन का बिल्कुल शानदार मीनिंग समझना चाहते हो तो हलाल वर्ड को पकड़ लो, आप समझ जाओगे। खैर, समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तो भी एग्जांपल बहुत अच्छे से सुने। लेते हैं मतलब खाते हैं, ठीक है दोस्तों। दो तरह का नॉनवेज होता है, एक झटका और दूसरा हलाल। झटका मतलब आपने लिया और गर्दन कटाक देसी कट कर दी झटके से, आप उसको तड़फाना नहीं चाहते, झटका। हलाल मतलब कुछ कट कर दिया उसका, धीरे धीरे ब्लीडिंग हो रही है, तड़फ तड़फ के धीरे धीरे हलाल करके मर रहा है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे में धीरे धीरे ब्लीडिंग होके, इट विल टेक टाइम टू डाई कंप्लीटली, दैट इज हलाल। यानी कि जो काम आप करना चाह रहे हो बुचरिंग का, वो दोनों ही केस में हो रहा है, एक फटाक देसी हो रहा है और एक बहुत होले होले हो रहा है, अल्टीमेटली तो काम एक ही है, हलाल। हलाल मतलब धीरे धीरे। इसी तरह NaOH और HCl को, एसिड बेस को मैं डायरेक्टली मिक्स कर दूं और बोलो कि बेटा रिएक्ट कर जाओ, तो झटके से आपने मिक्स कर दिया, चट मंगनी पट भी आप फटाक देसी रिएक्शन हो गई। लेकिन भाई साहब, अगर आप ब्यूरेट में ले लो एसिड या बेस को, दूसरे को एसिड ऊपर ब्यूरेट में ले लिया, तो फ्लास्क में क्या ले लो, टाइट्रेशन जैसे दिमाग में आता होगा वो ब्यूरेट दिमाग में जाती होगी, नीचे फ्लास्क कोनिकल सिलिंड्रिकल फ्लास्क दिमाग में आ जाता होगा, टाइट्रेशन आते ही वो चीज दिमाग में आ जाती है बच्चों के, आ जानी चाहिए, इतना तो जानते हो 9th से, ठीक है। तो एसिड इधर ले लिया, बेस ब्यूरेट में ले लिया, या बेस इधर ले लिया फ्लास्क में और एसिड ब्यूरेट में ले लिया, व्हाटएवर भी, एसिड बेस टाइट्रेशन में। रिडॉक्स टाइट्रेशन में रेड्यूसिंग एजेंट फ्लास्क में ले लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्यूरेट में ले लिया।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लास्क मलेरिया, रेड्यूसिंग एजेंट ब्यूरेट मलेरिया। तो रेड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बीच में रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो रिडॉक्स टाइट्रेशन कहलाएगी, और एसिड और बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन या एसिड बेस टाइट्रेशन कहलाएगा। तो प्रोसेस के आधार पर टाइट्रेशन का नाम दे दिया जाता है। व्हाट आई मीन टू से, और भी तरह की टाइट्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, बस वो आप नाम से समझ जाओगे। और ये टाइट्रेशन के नाम वाम जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सही मायने में, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल करना इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल एन फैक्टर से होंगे अगर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के जरिए जाना चाहते हो तो। और एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको पता है या लिख सकते हैं, दे रखा है या फिर आप खुद से लिख सकते हैं, खुद से ध्यान है, इनऑर्गेनिक पढ़ने के बाद ध्यान हो जाती है बहुत सारी रिएक्शंस, तो आप मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको पता है, क्या तो दे रखे क्वेश्चन में आपको याद है, या फिर आपको बैलेंसिंग नहीं हो सकती, बस अंदाजा इस रिएक्शन से इस प्रोडक्ट बना। जब बैलेंसिंग नहीं पता तो मोल कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते, सीधी सरल बात है। फिर तो क्या तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाओगे या पीओएसी, दो ही तरीके हैं स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्टेंट प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कोरिलेट करने के लिए, या रिएक्टेंट की क्वांटिटी को कोरिलेट करने के लिए। लेकिन जब आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन पता है तो आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पीओएसी से भी जा सकते हैं, कोएफिशिएंट का मत यूज करो, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है उधर, और मोल कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हैं। तो आप, एक सिंसियर एडवाइस है, आप मोल कॉन्सेप्ट से जाएं। जब कोएफिशिएंट ही पता है तो मोल कॉन्सेप्ट जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आपको पता है कोएफिशिएंट, कोई भी लिख सकता है ये इक्वेशन, है ना, साइंस की एलकेजी यूकेजी में वो भी लिख सकता है, 9th-10th में छोटी मोटी साइंस पढ़ते हैं आप लोग, हालांकि हर साइंस काम की होती है, बट इस तरह की थॉट प्रोसेस, न्यूमेरिकल करना, सोचना, कॉन्वोल्यूटेड क्वेश्चंस करना, मल्टीपल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करना, वैसा आईआईटी पूछती है, उसकी आदत नहीं होती है, उन कॉम्प्लिकेशंस की आदत नहीं होती है, सिंपल ल्यूसिड इजी टू अंडरस्टैंड वाली सिचुएशन ज्यादातर रहती है। और जैसे से आप इधर प्रिपरेशन करते हो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो कोरिलेशन, एनालिसिस, ये स्किल बहुत तगड़ी होनी चाहिए आपके माइंड की, तो यू विल हैव फन प्रिपेयरिंग इट। तो H2SO4 NaOH Na2SO4 and 2H2O, तो इसको तो मोल कॉन्सेप्ट से करें आप, क्यों इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के झंझट में घुस रहे हैं? आप बोलोगे सर आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से क्यों कर रहे हो? भाई मैं तो टॉपिक इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं आपको अभी, तो अभी तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा, मोल कॉन्सेप्ट से तो मुझे कर लोगे, मैं सिखा चुका आपको, पहले मोल कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था, तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉट यू हाउ टू सोल्व यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट, फिर तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से ही बताऊंगा। पर आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं चैलेंजिंग चीज कर सकता हूं एग्जाम में मार्क्स इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, गलती होने के चांसेस कहां कम है, बस स्मार्ट बनने की जरूरत है। बहुत ज्यादा खतरनाक मुझे तो एन फैक्टर आता है, ये तो बड़ी चमत्कारी चीज है, नहीं, इतनी स्किल दिखाने की जरूरत नहीं होती है पेपर में। अब दिखाओ, प्रैक्टिस करते टाइम खूब देखो, इससे देखो उससे देखो, सारा दिमाग चलाओ, लेकिन फाइनल पेपर में जिस टाइम पे आपकी नीट होगी, आईआईटी होगी, तो आपको जो सिंपल लगे, और आपको सिंपल 99% स्टूडेंट को सिंपल मोल कॉन्सेप्ट ही लगता है एज पर माई एक्सपीरियंस विद द स्टूडेंट्स। और मैं भी जब आईआईटी की तैयारी के टाइम स्टूडेंट था, व्हाटएवर आई नो, with my friend circles, interaction with the students, came to this conclusion what I stated just now. Okay, यहाँ पे करता हूँ। अब मैं बोल रहा था भाई ये मिली इक्विवेलेंट क्यों चलेंगे जानते, मिलीमोल और मिली इक्विवेलेंट का ज्यादातर गेम चलेगा, क्योंकि जब टाइट्रेशन करते हैं तो कुछ ml होता है, ऊपर से जो ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है वो ml से, ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगा तो धीरे धीरे रिएक्शन होगी, यानी कि हलाल होगी, यानी कि हलाल है वो। तो टाइट्रेशन क्या है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, धीरे धीरे कुछ मिली इक्विवेलेंट, कुछ मिलीमोल आ रहे हैं, धीरे धीरे रिएक्शन हो रही है, धीरे धीरे रिएक्शन हो रही है। अब धीरे धीरे क्यों करवाते हैं, चटमंगनी फट पिया झटके से क्यों नहीं करवाते, क्योंकि इनसे कुछ हमारे पर्पस फुलफिल होते हैं, और टाइट्रेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिनमें से एक होता है अननोन सॉल्यूशन, यानी कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता,
उस सॉल्यूशन को नॉन सॉल्यूशन या सैलेड सॉल्यूशन बनाना। सैलेड सॉल्यूशन इसकी कंसंट्रेशन नो, तो अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्ञात करने के लिए सबसे प्राइमरी काम है टाइट्रेशन का। ये परसेंटेज प्यूरिटी पता लगाने के लिए टाइट्रेशन से कई चीजें हमें पता चलती हैं। इसलिए उसी तरह हलाल वाले तरीके से, टाइट्रेशन वाले तरीके से केमिकल रिएक्शन को करवाना जरूरत पड़ती है। सिंपल एज दैट। दैट्स व्हाई वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन और टाइट्रेशन एक टॉपिक पढ़ाया जाता है क्योंकि इसका यूज है। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से, हाँ, जब टाइट्रेशन करोगे तो फ्लास्क में एमएल में लोगे, ये नहीं कि भाई 500 लीटर ले लिया आपने, टंकी भर के थोड़ी ना करोगे यार, खेली या होता भर के थोड़ी ना करोगे आप, जोड़ भर के तालाब में थोड़ी ना टाइट्रेशन करोगे। छोटा सा बीकर होगा लैब में, उसी में टाइट्रेशन करोगे, तो उसमें तो कुछ एमएल में ही लोगे यार। लीटर में लोगे तो बहुत छोटी वैल्यू लगेगी, तो ढंग की वैल्यू तो एमएल में दिखेगी, 20 ml, 30 ml, 50 ml, इस तरह की टाइट्रेशन में एमएल में। और जब वॉल्यूम एमएल में होता है तो नॉर्मलिटी मल्टी वॉल्यूम इन एमएल से मिली इक्विवेलेंट आते हैं, और मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन एमएल से मिलीमोल्स आते हैं। इसलिए हम मिलीमोल्स वॉल्यूम एमएल में बात करते हैं टाइट्रेशन के क्वेश्चन में, और मिलीमोल्स और मिली इक्विवेलेंट्स में क्रॉसपोर्डिंगली बात करनी पड़ती है। समझ गए होगे मेरा पूरा डिस्कशन, काफी मैंने लंबा डिस्कशन किया आप लोगों की, कुछ चीजें आपके अंदर इंस्टिल करने के लिए। होप यू गॉट इट। ओके, मिलीक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4, मिलीक्विवेलेंट्स ऑफ acid is equal to मिलीक्विवेलेंट ऑफ base reacted, मिलीक्विवेलेंट ऑफ acid reacted n factor 2, मिलीक्विवेलेंट base reacted n factor 1। अब मिलीक्विवेलेंट लिखने के या इक्विवेलेंट लिखने के मेरे पास चार तरीके होते हैं। पहला W/E, ना किसी का वेट दे रखा है ना पूछा है तो वो तो मेरे काम नहीं आएगा। दूसरा होता है नॉर्मलिटी मल्टी वॉल्यूम, यस, यहाँ मोलरिटी और वॉल्यूम दे रखा है, मोलरिटी दे रखा है, वॉल्यूम पूछा है, तो ये यूज होगा इस बार। तो नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4, नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ H2SO4 ml में, तो मिलीक्विवेलेंट आ गए। यहाँ पे नॉर्मलिटी ऑफ NaOH मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH, वो तो पूछा है, ml में ही निकलेगा क्योंकि मिलीक्विवेलेंट है। ठीक है, अब इस नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 को क्या लिख सकता हूं, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। मोलरिटी कितनी है, 0.01, तो इस वैल्यू को क्या लिखूंगा, 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसको क्या लिखूंगा, नॉर्मलिटी को क्या लिखूंगा मैं, मोलरिटी 0.1 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर कितना है, 1 है। वॉल्यूम इन ml में तो पूछा है, दिस इज 100, ये 100 हो गया, ये भी 1/100 हो गया, ये 1/10 हो गया, तो वॉल्यूम आ गया 10 ml। ये तो यूजिंग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक बार मैं मोल कॉन्सेप्ट से भी कर लेता हूं, हालांकि आप जानते हैं कोई वो बड़ी चीज नहीं है। अब मोल कॉन्सेप्ट से मैंने 3 मेथड बताए थे, एक मोल मोल रिलेशनशिप, दूसरा 3 लाइनर अप्रोच, T = 0, T = T and T = T एंड ऑफ रिएक्शन, और तीसरा कोफिशिएंट के साथ यूनिटरी मेथड से डायरेक्टली आप करो। तो जो भी आपको मेथड उससे आप पसंद हो उससे कर लो। मोल ऑफ H2SO4 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ NaOH डिवाइड बाई 2। ये रिएक्टेड है ना, रिएक्टेड, तो मोल्स की बजाय आप मिलीमोल्स भी कर सकते हो। मिलीमोल्स ऑफ, दोनों के मिलीमोल्स ले लो, कोई बात नहीं। इसको क्या लिखूंगा, मिलीमोल्स को कैसे लिखूंगा, मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन ml, तो 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 50/1। इसको क्या लिखूंगा, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब आप देख लीजिए वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ गई, 10 ml, वही तो इधर आई थी, वही उधर आई थी। आपकी चॉइस है, आप कैसे भी कर सकते हैं, बट पहले हमने इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई n फैक्टर यूज किया था, इस बार इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर यूज किया, मिली इक्विवेलेंट के लिए वॉल्यूम इन ml। तो 4 फॉर्मूला है इक्विवेलेंट के, उनमें से कोई भी एक यूज होगा, वो गैस वाला तो ना के बराबर यूज होगा, है ना। अब NaOH is required for complete titration of
बोरिक एसिड कर देता हूं इस बार में। अब बोरिक एसिड है ये, अब मोल कॉन्सेप्ट से नहीं करने वाला मैं, अब मैं डायरेक्टली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करूंगा। बताओ इसका इन्फेक्टर क्या है, बेस है, और ये एसिड बेस रिएक्शन होगी, बोरिक एसिड ऑर्थोबोरिक एसिड। इसका इन्फेक्टर क्या है, 3 है क्या, 3 HIN फाइनली अवेलेबल करवाता है क्या? अरे नहीं, याद होगा यार आपको, ये मोनोबेसिक एसिड होता है, रिमेंबर इट, यहाँ पे मिस्टेक होगी आपकी, बस कुछ है ही नहीं। मिलीक्वेलेंट ऑफ बेस रिएक्टेड इज इक्वल टू मिलीक्वेलेंट ऑफ बोरिक एसिड रिएक्टेड। एन फैक्टर 1 लेना भैया बोरिक एसिड का, नहीं गलती कर जाओगे। अब मिलीक्वेलेंट लिखने का तरीका नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन ml वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, W/E वाला करेंगे नहीं, ना वेट दे रखा ना पूछा किसी का भी, क्यों यूज करें। तो ये क्या हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 1, मोलरिटी ये है तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर, वॉल्यूम इन ml पूछा है, इसका क्या हो जाएगा मोलरिटी 0.01, वॉल्यूम इतना। अच्छा हाँ, ये मोलरिटी हो गई तो ये नॉर्मलिटी हो गई, मोलरिटी मल्टीप्लाई फैक्टर, वॉल्यूम कितना है 50 ml है बोरिक एसिड का, तो आपका वॉल्यूम इन ml यहां से आ जाएगा बड़े प्यार से, कितना हो गया 50/1/2, तो दिस इज 5 ml आई थिंक, यस करेक्ट, 5 ml आपका आंसर आ गया। This way you can do it. Let me do one more question. What volume was required for complete titration for titrating this S3PO3 कर लेते हैं हम। अब मुझे इन्फेक्टर बता दो बस। फोस्फोरस एसिड या फोस्फेनिक एसिड बोलते हैं, इसका इन्फेक्टर क्या है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 है क्या, अरे नहीं याद होगा आपको यार, मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन, तीसरा तो फोस्फोरस से अटैच्ड है, गलती ना करें। तो ये क्या हो गया S3PO3, लेकिन इस बार इन्फेक्टर 3, तो इक्विवेलेंट क्या होगा मिलीक्वेलेंट नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड वॉल्यूम इन ml, नॉर्मलिटी मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय इन्फेक्टर 2 वॉल्यूम इन ml, तो ये कितना हो गया इस बार 10 ml आंसर आ गया आपका, 10 ml आंसर आ गया, डन। 8 क्वेश्चन हो गया आई थिंक, 9। अगर हम वॉल्यूम ऑफ जेल रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट टाइट्रेशन ऑफ, इसको मैं इन्वॉल्व कर लेता हूं, बताओ 3 हाइड्रोजन है तो इसका इन्फेक्टर 3 होगा क्या, एक्टिंग एज एसिड, नहीं फोस्फेनिक एसिड है ये, इसका इन्फेक्टर 1 होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन फोस्फोरस से अटैच वाली एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। बस इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस कर देंगे, नॉर्मलिटी ये मोलरिटी मल्टी इनफैक्ट नॉर्मलिटी वॉल्यूम इन ml मिली इक्विवेलेंट हो गए, और नॉर्मलिटी में इधर ये हो गया, तो इस बार आपका आंसर अगेन ml में आपका आंसर 5 आ गया, वॉल्यूम ऑफ NaOH इज 5 ml रिक्वायर्ड। तो इस तरह आप इनफैक्टर आपको ध्यान है तो आपका काम हो जाएगा वेरी इजीली, आपको ध्यान है तो आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में व्हाट मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट are required per mole of KMnO4। ये KMnO4 आते ही दोबारा से रेडॉक्स टाइट्रेशन की शुरुआत हो गई। अब देखो मैंने KMnO4 बोला, अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई KMnO4 एसिडिक मीडियम में ले तो इन्फेक्टर 5, स्ट्रॉन्गली बेसिक में ले तो इन्फेक्टर 1 KMnO4 का, और न्यूट्रल और वीकली बेसिक में तो इन्फेक्टर 3। तो कौन सा इन्फेक्टर ले यार, ना प्रोडक्ट बता रखा कोई भी, एम्बिग्यूटी तो कुछ भी नहीं बोला हो, तो मैंने बताया था किसमें लेके चलेंगे इन्फेक्टर 5 वाला, यानी कि एसिडिक मीडियम बाय डिफॉल्ट लेके चलना है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, ठीक है ना अपनी तरफ से। तो हाँ
क्या तो मैं लिख देता हूं एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही होगी, या फिर आपको खुद भी सोचना पड़ सकता है, ऐसी सिचुएशन आएगी न्यूमेरिकल करते टाइम। सबसे पहले तो फेरस अमोन फेरस ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट क्या होता है, रटा हुआ होना चाहिए, और फेरस क्या होता है, तो FeC2O4 इसका फॉर्मूला हो गया, ये पता होना चाहिए। अब रिएक्शन क्या होगी, फेरस ऑक्सीलेट के साथ रिएक्शन करेगा। अब उतनी ही रिएक्शन लिखो जितना एन फैक्टर निकल जाए, बाकी तो काम अपने आप हो जाएगा आपका। यस और नो? MnO4 किस में चला जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है, एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5 के साथ। अब फेरस ऑक्सीलेट में फेरस आयन किधर जाएगा, मुझे बताओ, फेरस आयन किधर जाता है, और ऑक्सीलेट या ऑक्सलिक एसिड किधर जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। अरे सबको रटा हुआ है, फेरस कहां जाता है, फेरिक में, और ऑक्सलिक कहां जाता है, ऑक्सलेट में। तो ये चला गया इधर, जिसमें Fe+2NC+3, Fe+2 है तो +3 में गया, और C+3 है तो भी +4 में गया। ये तो आपका ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। Mn+7 से +2 में गया, तो ये आपका रिडक्शन हो गया। ये रेड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रेड्यूसिंग एजेंट। इसके मोल पूछे, इसके मोल दे रखे हैं, तो मुझे क्या करना है, इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट। खेल खत्म, पैसा हजम कर लीजिए। अब इसका एन फैक्टर तो 5 है, इसका एन फैक्टर निकाल लो। बताओ +2 से +3 आपको निकालना आता है, मैंने बताया था इंटरमोलिकुलर, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रेड्यूस हो रहा है, तो इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन में 6 केस लिखवाए थे, उनमें से 5वां केस था कि एक ही रिएक्टेंट से 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट ऑक्सीडाइज होकर प्रोडक्ट में जा रहे हैं या रेड्यूस होकर जा रहे हैं, वही केस है। एक ही मॉलिक्यूल फेरस ऑक्सीलेट से आयरन और कार्बन +2 और +3 से रिस्पेक्टिवली +3 और +4 में ऑक्सीडाइज होकर जा रहे हैं। तो क्या करोगे, पूरे मॉलिक्यूल के कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए वो निकाल लो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लॉस देखेंगे। बताओ, एक आयरन है 2 कार्बन है, एक आयरन +2 से +3 1 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन +3 से +4 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 कार्बन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2 3, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया 3। इंपॉर्टेंट थे, इसका एन फैक्टर कितना है 3 है, ये समझना होगा बस एन फैक्टर। ये सब चीजें एन फैक्टर कैलकुलेशन की मैं पहले बता चुका हूं, अब सिर्फ अप्लाई कर रहा हूं और कुछ भी नई चीज नहीं है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसके बारे में पूछी है, तो वो तो उनका तो मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में लगाऊंगा ही नहीं कुछ भी। तो इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट, जैसा कि पहले बताया मैंने। ज्यादातर तो सिर्फ इतने से ही काम हो जाएगा, एन फैक्टर लिखने की आदत जरूर डाल लें। ये क्या हो गया आपका, अब ये रिएक्टेंट के लिए रिएक्टेड और प्रोडक्ट के लिए प्रोड्यूस, और दिमाग में रख लें और डाल लें तो आपकी आदत बहुत अच्छी है, फिर सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ऊपर एन फैक्टर लिखने की आदत डालो और नीचे रिएक्टेंट के लिए रिएक्टेड और प्रोडक्ट के लिए प्रोड्यूस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में लिखने की आदत डालो, बहुत ही हेल्दी हैबिट है ये। It will reduce chances of making छोटे-मोटे mistakes. Yes. तब इक्विवेलेंस निकालने के 4 फॉर्मूलाज हैं, इसके इक्विवेलेंस निकालने के भी 4 फॉर्मूलाज हैं। गैस तो है नहीं, तो गैस वाला वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वाला तो यूज होगा नहीं, बाकी 3 हो सकते हैं। इसके मोल पूछे हैं फेरस ऑक्सीलेट के लिए, जिसके लगाएंगे मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। इसके मोल दे रखे हैं, पर मोल मतलब 1 मोल ऑफ KMnO4, तो इसके लिए मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। इसका 1 मोल दे रखा है, एन फैक्टर 5 है, मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर से इक्विवेलेंट आ गए। इसके मोल पूछे हैं ना, हाँ, और एन फैक्टर इसका 3 है, बस एन फैक्टर 3 कैलकुलेट कर लिया तो आपने गढ़ जीत लिया, फिर कुछ नहीं। तो बताओ कितने मोल इसके चाहिए, 5/3 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीलेट आर रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ KMnO4, पर मोल ऑफ KMnO4। ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, सभी लोगों को बिल्कुल करेक्ट करना है इस बार।
इस बार मैं आपको बोल रहा हूं हाउ मेनी व्हाट मोल्स ऑफ स्टेनलेस ऑक्सीलेट आर रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ KMnO4 फॉर देयर कंप्लीट रिएक्शन। पर मोल ऑफ KMnO4, ये तो पुरानी रिएक्शन लिखी है। स्टेनलेस ऑक्सीलेट क्या होगा, ये होता है Sn+2 स्टेनलेस, तो Sn+4 क्या होता है, स्टेनिक होता है, ध्यान हो तो आपको। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर देता है, स्टेनलेस से स्टेनिक में कन्वर्ट कर देता है। तो 2 कार्बन है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसका तो n फैक्टर 5 हो गया, रटा हुआ है। मैं ऑक्सीडेशन नंबर से भी इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट नहीं करके बताऊंगा। एसिडिक मीडियम में Mn+2 में जाता है तो n फैक्टर 5 हो जाता है KMnO4 का पर मैग्नेट आयन का। ये बताओ Sn+2 से कार्बन +3 से +2 से +4 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही टिन है, इसका n फैक्टर निकाल रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। +3 से +4 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 कार्बन है इधर, तो n फैक्टर क्या हो गया, 2 और 2 4, एक मॉलिक्यूल ने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। तो इस बार क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इस बार n फैक्टर क्या है ब्रदर, 4। तो कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे, आपका आंसर हो गया 5/4। दिस टाइम योर आंसर इज 5/4। दिस टाइम योर आंसर इज 5/4। आप लोग समझ गए। तो दीज आर सर्टेन क्वेश्चन जहां पर आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन में क्या है, अगर आपने n फैक्टर निकाल लिया तो आप इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बहुत बार यूज करोगे, या इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दैट में कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट आप इक्वेट करोगे आपस में, रिएक्टेंट के रिएक्टेड वाले इक्विवेलेंट और प्रोडक्ट के प्रोड्यूस वाले इक्विवेलेंट। हर न्यूमेरिकल की यही कहानी है। और इक्विवेलेंट लिखने के 4 फॉर्मूलाज में से कोई भी फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे। इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दैट, दिस के इक्विवेलेंट लिखने के लिए भी 4 फॉर्मूला है और दैट के इक्विवेलेंट लिखने के भी 4 फॉर्मूला है। बस न्यूमेरिकल की कहानी यहीं तक सिमट जाती है आपकी। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस एक ही केमिकल रिएक्शन के लगाए, वो वाला फंडा मैंने न्यूमेरिकल में अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, वहां पर आपकी गलती होगी, उस चीज को मैंने अभी तक इन्वॉल्व नहीं किया है, उसको मैं थोड़े टाइम बाद करूंगा। पहले आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस करवा देता हूं सो दैट यू कैन हैव कॉन्फिडेंस। अब टाइट्रेशन की भी यही चीजें हैं, रेडॉक्स इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और टाइट्रेशन मिक्स होके चल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन डिटो ये टाइट्रेशन के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं इनफैक्ट मैं आपको, दीज आर क्वेश्चंस ऑफ टाइट्रेशन। अब मैं क्या करता हूं, अभी तक मैंने रिडॉक्स रिएक्शन जो भी देखी उसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट इन्वॉल्व किया। इस बार मैं 2 रिड्यूसिंग एजेंट ले लेता हूं, एक फेरस ऑक्सलेट है, दूसरा फेरिक ऑक्सलेट है। फेरस ऑक्सलेट का फॉर्मूला ये है और फेरिक ऑक्सलेट का फॉर्मूला ये है ना। तो हम लोग जानते हैं दोनों ऑक्सीलेट में कार्बन +3 में है और उनको CO2 पहुंचा देगा। फेरिक ऑक्सीलेट में पहले कार्बन आयरन +3 में है तो ये तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आयरन +2 में, फेरस में, तो ये इसकी यहाँ का तो आयरन भी +3 में ऑक्सीडाइज होगा। यस और नो। अब देखें हम तो व्हाट मोल्स ऑफ दिस, तो इसमें 2 रिएक्शन है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ पहली रेडॉक्स रिएक्शन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ दूसरी रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो
एक छोटा सा बहुत ही ब्यूटीफुल चीज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं मैं आउट ऑफ दिस क्वेश्चन। दो रिएक्शन है, रिएक्शन 1 रिडॉक्स रिएक्शन 1 और दूसरी रिएक्शन भी रिडॉक्स है, रिडॉक्स रिएक्शन 2। देखो KMnO4 फेरस ऑक्सलेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, थोड़ा नीचे लिख देता हूं। KMnO4 फेरस ऑक्सलेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब आपको खुद पता है एसिडिक मीडियम में है तो मैग्नीज किस में जाएगा, +2 में जाएगा, यस और नो। फेरस ऑक्सलेट का जो आयरन +2 का है, अभी क्वेश्चन किया था, +3 में जाएगा और ऑक्सलेट का कार्बन तो CO2 में जाता है, ये तो सबको रटा हुआ है पहले से। दूसरा KMnO4 की ही रिएक्शन है, लेकिन इस बार फेरिक ऑक्सलेट है Fe+3 वाला। वही सेम मैग्नीज तो एसिडिक मीडियम में +2 में जाएगा और प्रोडक्ट में फेरिक तो फेरिक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले भी +3 में था आयरन, अभी +3 में है, तो आयरन को कुछ नहीं हुआ रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ आयरन का, व्हाट आई मीन टू से। तो देखो इसका इनफैक्टर इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्यों 5 है, क्योंकि +7 से +2 में जा रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है दोनों जगह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर भी वही है और दूसरी वाली रिएक्शन में भी यही है। इसका इनफैक्टर कितना है, आयरन +2 कार्बन +3। इसका इनफैक्टर मैं 3 लिख देता हूं, अभी अभी आपने कैलकुलेट किया था, यस और नो। और इसका इनफैक्टर 3 दूनी 6 कार्बन है तो 6 हो जाएगा। अब आप पूछ सकते हो सर इसका इनफैक्टर आपने 6 डायरेक्टली कैसे लिख दिया, जैसे आप देख रहे होगे तो आपके दिमाग में चल रहा होगा, इसलिए फॉर योर हैप्पीनेस मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। Fe2C2O4 थ्राइस, Fe+3 है, NCO2 है। इसको तोड़कर देखो, फेरिक आयन है इधर और ऑक्सलेट आयन है इधर। तोड़कर नहीं देखोगे तो केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, सॉल्ट को तोड़कर देखा करो। तो ये 2 इधर आ गया, +3 का 3 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 2 इधर आ गया ऑक्सीडेट का। तो आयरन किस में है, +3 में है, और ऑक्सीडेट में कार्बन किस में होता है, +2 में होता है। ऑक्सीजन इधर भी -2 में, उधर भी -2 में, तो ऑक्सीजन छोड़ दीजिए। बताओ आयरन 2 है पर 0 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि +3 से +3 ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। कार्बन +3 से +3 है, सॉरी, तो 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कितने कार्बन है इस पूरे मॉलिक्यूल में, 3 दूनी 6 कार्बन है, 3 ऑक्सीलेट में 6 कार्बन, क्योंकि एक ऑक्सीलेट में 2 कार्बन। एन फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, एक पूरा यूनिट, एक फॉर्मूला यूनिट या फिर एक मॉलिक्यूल ही बोल दो बोलने के लिए, तो एक इसका मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर रहा है, यहां पे लॉस कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आयरन के नाम के 0 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 12 है, नाम 0 इलेक्ट्रॉन, 6 कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, तो पूरे मॉलिक्यूल के नाम के 0 + 6 + 0 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इनफैक्टर कितना हो गया, 6 हो गया। यही तो डेफिनेशन होती है, एक एटम, एक आयन, एक मॉलिक्यूल, जितना भी इलेक्ट्रॉन, एक यूनिट जितना भी इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर रही है ऑन एन एवरेज, वही उसका इनफैक्टर है, आप लोग जानते हैं। तो ये इसका इनफैक्टर 6 क्या है वो मैंने समझाया। ये रेड्यूसिंग एजेंट 1 है और ये दूसरी रिएक्शन का रेड्यूसिंग एजेंट 2 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉमन है। अब मैं अलग अलग से सोल्व कर लेता हूं, इसको अलग सोल्व कर लेता हूं, इसको अलग से सोल्व कर लेता हूं। बताओ इसका भी 1 मोल लिया है मिक्सचर में, इसका भी 1 मोल लिया है, समझ गया। तो इसका 1 मोल लिया है, मैं डायरेक्टली करता हूं अलग अलग रिएक्शन। इसका 1 मोल लिया है तो इसके इक्विवेलेंट कितने हो गए, 1 × 3, 3 इक्विवेलेंट हो गए। इसका 1 मोल तो 1 × 6, 6 इक्विवेलेंट हो गए। मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इज इक्विवेलेंट, वो फॉर्मूला यूज किया है। इसके 3 इक्विवेलेंट रिएक्ट होंगे तो इसके भी 3 इक्विवेलेंट रिएक्ट होंगे, इसके भी 3 इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होंगे, इसके भी 3 इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होंगे, इसके भी 3 इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होंगे।
तो इसके भी 3 इक्विवेलेंट रिएक्ट होंगे। तो यहां पे इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, फर्स्ट में KMnO4 के N1 मोल रिएक्ट हुए मल्टीप्लाइड बाई 5, तो फर्स्ट रिएक्शन में कितने मोल KMnO4 के N1 रिएक्ट हुए? तो 3/5 मोल रिएक्ट हुए। यहां पे N1 मोल रिएक्टेड है ना, इफ तो N1 की वैल्यू 3/5 होगी। अब इसके 6 इक्विवेलेंट रिएक्ट हुए तो इसके भी 6 होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मान लो N2 मोल रिएक्ट हुए तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 6/5। यहां पर N2 मोल रिएक्ट हुए और यहां पे N1 मोल रिएक्ट हुए, तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 6/5। तो टोटल कितने मोल रिएक्ट हुए? 3/5 एंड 6/5 यानी कि 9/5। व्हाट इज योर आंसर? टोटल कितने व्हाट मोल्स ऑफ KMnO4? 3/5 प्लस 6/5 यानी कि 9/5 इज योर आंसर। एक्चुअल में तो ये है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ 2 रेड्यूसिंग एजेंट है तो 2 रेडॉक्स रिएक्शन लिखो। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ 3 रेड्यूसिंग एजेंट होते तो 3 रेडॉक्स रिएक्शन लिखो। अगर आप इस तरह करोगे, जैसे मैंने बताया था सीक्वेंशियल रिएक्शन में, सीक्वेंशियल रिएक्शन में हर स्टेप हर रिएक्शन को अलग अलग सोल्व करोगे तो मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन मैंने दूसरा तरीका बताया था, सभी को ऐड कर लो ताकि इंटरमीडिएट गायब हो जाए और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख दो और फिर सोल्व करो। तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जहां पे आपकी गलती हो सकती है। तो अच्छा तरीका ये है कि एक एक स्टेप को सोल्व करें, वह सीक्वेंशियल रिएक्शन मोल कॉन्सेप्ट जो मैंने करवाया था। इसी तरह मैं एक अच्छी राय दे रहा हूं आप लोगों को कि अब राय मैं आपको बहुत अच्छी दे रहा हूं क्योंकि ऐसा राय आपको मिली नहीं, तो राय दे सकता हूं। सिर्फ एक अच्छी राय दे रहा हूं मैं, ऐसा राय तो विवेक ओबरॉय को भी नहीं मिली, सलमान खान को भी नहीं मिली। खैर, N1 3/5, N2 6/5, टैलेंटेड बनती है। 3/5 एंड 6/5, टोटल मोल 9/5 रिएक्ट हुए। दैट्स ऑल, वेरी गुड क्वेश्चन। अब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 3 रेड्यूसिंग एजेंट के साथ 3 रिएक्शन में जा रहा है तो 3 रिएक्शन को अलग अलग, इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट 3 है तो सबके 3, इसमें 6 है तो सबके 6, इसके इक्विवेलेंट से आपस में इक्वल मत कर देना। इसी तरह एक रेड्यूसिंग एजेंट 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा हो तो 2 रिएक्शन लिखें और अलग अलग सोल्व करें। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस एक रिएक्शन के लिए लगाएं। इक्विवेलेंट किस में इक्वेट करोगे? एक रिएक्शन के सब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट रिएक्टेड और प्रोड्यूस इक्वल करने हैं, दो रिएक्शन के आपस में नहीं। ट्रैप, गलती होगी यहाँ पे। एक रेड्यूसिंग एजेंट हो किसी क्वेश्चन में और 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो 3 रिडॉक्स रिएक्शन होंगी आपकी, तीनों को अलग अलग सोल्व करना है, आपका काम हो जाएगा। अगर गलती नहीं करना चाहते हो तो ऐसे करो, या फिर और दूसरा तरीका भी है जिससे जल्दी से आप कर सकते हो। ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा बता रहा हूं आउट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इंडिविजुअल रिएक्शन लिख के एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 रेड्यूसिंग एजेंट के साथ 2 रिडॉक्स रिएक्शन कर रहा था। इंडिविजुअल रिएक्शन लिख के तो आप कर चुके हो, इसका एन फैक्टर 3, इसका एन फैक्टर 6। पहली चीज तो एन फैक्टर के बगैर आपका गुजारा नहीं होगा, तो वो कैलकुलेट कर लिया। इसमें भी 1 मोल, इसमें भी 1 मोल, 1 मोल 1 मोल, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 इक्विवेलेंट रिएक्ट होंगे, तो इसमें भी 3 इक्विवेलेंट रिएक्ट होंगे। 3 इक्विवेलेंट रिएक्ट होंगे तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसमें मोल रिएक्टेड फर्स्ट रिएक्शन में मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर 5 है इधर। तो कितने मोल रिएक्ट हुए फर्स्ट रिएक्शन में KMnO4 के? 3/5। 1 मोल इसका है, 1 मोल फेरिक ऑक्सलेट का, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 इक्विवेलेंट रिएक्ट होंगे, तो इसके भी 6 इक्विवेलेंट रिएक्ट होंगे। तो इक्विवेलेंट को क्या लिखूंगा? मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, क्योंकि मोल पूछा है। तो मोल कितने हो गए? 6/5। पहली रिएक्शन में KMnO4 के 3/5 मोल रिएक्ट हुए, दूसरे में 6/5, तो टोटल मोल कितने रिएक्ट हो गए? 9/5, और वो आपका आंसर है। अब देखो, दोनों रिएक्शन में KMnO4 का एन फैक्टर कितना है? 5, यानी कि एन फैक्टर क्या है? बराबर है। बस इस चीज पे आ जाओ आप, मुद्दे की चीज। अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
दो रेड्यूसिंग एजेंट के साथ इस क्वेश्चन में जिस तरह है, दो रेडॉक्स रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है और दोनों रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर 5 और 5 बराबर है, तो एक लाइन में क्वेश्चन उड़ा सकते हो। इस तरह दो रिएक्शन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर कॉमन है सभी रिएक्शन में, तीन रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तीनों में KMnO4 कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तीनों में उसका एन फैक्टर भी एक ही है, 5 5 एंड 5 या फिर जो भी है कॉमन है, तो क्या करोगे, टोटल इक्विवेलेंट ऑफ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्टेड डायरेक्टली is equal to equivalent of reducing agent 1 plus equivalent of reducing agent 2। एन फैक्टर जरूर लिख लें। टोटल इक्विवेलेंस ऑफ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्टेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ फर्स्ट रेड्यूसिंग एजेंट प्लस इक्विवेलेंस ऑफ सेकंड रेड्यूसिंग एजेंट। डायरेक्टली ऐसे कर लें। अब इक्विवेलेंस के लिए चार फॉर्मूला है, इसका कौन सा फॉर्मूला लगाएं, मोल्स, क्योंकि मोल्स दे रखे हैं, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। इसका कौन सा फॉर्मूला लगाएं, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, क्योंकि मोल्स दे रखे हैं। इसका मोल्स पूछा है तो मोल्स ऑफ KMnO4 मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, क्या हो गया, वही 9/5 आ गया टोटल मोल रिएक्टेड। वहां पे भी 9/5 ही आंसर था। कॉमन केमिकल स्पीशीज का एन फैक्टर कॉमन है तो ए की वैल्यू लिख सकते हैं ना, इसके ऊपर तो एन फैक्टर जो लिखते हैं तो ए की एन फैक्टर होगा, तो डायरेक्टली इक्विवेलेंट ऑफ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट 1 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट 2, ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो आप। बहुत ही शानदार चीज है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तीन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा होता और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तीनों रिएक्शन में एन फैक्टर एक समान होता, तो हम बिल्कुल बिंदास लिख सकते हैं टोटल इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्टेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट फर्स्ट प्लस इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्टेड सेकंड प्लस इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट थर्ड रिएक्टेड। बस इसी तरह एक रिड्यूसिंग एजेंट कई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सबकी अलग अलग रिएक्शन लिखें और सोल्व करें। लेकिन अगर रेड्यूसिंग एजेंट कई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कई रेडॉक्स रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है और रेड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर सभी रिएक्शन में एक ही है, तो एक ही लाइन में निपटा दो क्वेश्चन। इक्विवेलेंस ऑफ टोटल इक्विवेलेंस ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट is equal to equivalence of oxidizing agent 1 plus equivalence of oxidizing agent 2 plus equivalence of oxidizing agent 3, सब reacted। इसी तरह एक एसिड कई बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में, एसिड बेस टाइट्रेशन में एसिड बेस की रिएक्शन होगी। एक एसिड कई बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कई एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगी। एक एसिड मान लो तीन बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो तीन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगी। अगर उनमें जो एसिड कॉमन है उसका एन फैक्टर भी तीनों रिएक्शन में कॉमन है। अगर एन फैक्टर कॉमन है तो एक ही लाइन में क्वेश्चन निपटा सकते हो। टोटल इक्विवेलेंस ऑफ एसिड रिएक्टेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस 1 रिएक्टेड प्लस इक्विवेलेंट ऑफ बेस 2 रिएक्टेड इज प्लस इक्विवेलेंट ऑफ बेस 3 रिएक्टेड। एक ही एसिड दो या दो से ज्यादा, मान लो दो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और दोनों रिएक्शन में एसिड का एन फैक्टर कॉमन है, तो क्या करोगे, टोटल इक्विवेलेंट ऑफ बेस रिएक्टेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 1 रिएक्टेड प्लस इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 2 रिएक्टेड, बस प्लस करके आ जाएगा। तो एक कॉमन केमिकल स्पीशीज बहुत सारी केमिकल स्पीशीज के बहुत सारी रिएक्शन दिखा रही हो तो सब रिएक्शन अलग अलग करके रखो, समझदारी की बात है। अगर एन फैक्टर सेम है तो एक लाइन में भी पूरा न्यूमेरिकल निपटा सकते हो, जल्दी से हो जाता है। तो दोस्तों एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट वी हैव लर्नड आउट ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट वी हैव लर्नड आउट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए एसिड बेस टाइट्रेशन पे और रेडॉक्स टाइट्रेशन पे, रेडॉक्स रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शन के ऊपर। दोस्तों वी विल कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ऑन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एंड टाइट्रेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर एज वेल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। लेट अस स्टॉप हियर वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहो।